हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। विश्व भूगोल में आज हम सापेक्षिक आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता यानी कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को पढ़ेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। आर्द्रता एवं वर्षा पे चर्चा करेंगे। आर्द्रता क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है? आर्द्रता क्या है? वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प जिसे तापमान एवं जलवाष्प के अवशोषण की क्षमता एवं उसके उपस्थिति को दर्शाता है। उसके उपस्थिति को दर्शाता है। यानी आर्द्रता क्या है? तो आर्द्रता वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की स्थिति है और ये किस पे निर्भर करता है? ये तापमान पे निर्भर करता है। कैसे? अगर तापमान ज़्यादा होगा, ये वायु है और ये तापमान है। अब मान लीजिए कि तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे वायुमंडल में जल धारण की क्षमता है 10 ग्राम प्रति घन। मान लीजिए तापमान अब बढ़ा और बढ़ करके हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तब इसकी जल धारण की क्षमता बढ़ जाएगी। अभी अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 है तो 25 डिग्री जब तापमान बढ़ेगा तो वायुमंडल और फैलेगा और यानी कि फिर वो ज़्यादा जल का वाष्प करेगा, यानी जल वाष्प ज़्यादा जाएगा, यानी जल का वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। जल का वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। लेकिन मान लीजिए कि अभी जल धारण की क्षमता है 10 ग्राम, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड है 15, और उसके बाद ये तापमान घट करके हो गया 10 सेंटीग्रेड। अब इनकी जल धारण की क्षमता कम हो जाएगी और जो कि पहले से 10 पर 15 डिग्री पे 10 ग्राम घन जो है जलवाष्प एकदम संतृप्त था। जितनी रिक्वायरमेंट थी, जितना ये सोख सकते थे, अवशोषित कर सकते थे, उतना ये कर चुके थे। लेकिन जो कि तापमान घट गया तो यहाँ पे पानी तो ज़्यादा हो गया, तो ऐसी स्थिति में संघनन होता है और फिर वर्षा हो जाती है। क्योंकि अगर एक सोख्ता, आप समझ लीजिए, एक सोख्ता आपके हाथ में है और एक सोख्ता में आप पानी खूब सुखाइए, जितना पानी वो सोख सकेगा उतना सोखेगा। लेकिन जब उसकी सोखने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी तब उस सोखते से पानी टपकने लगेगा, यानी कि वर्षा होने लगेगी। तो संतृप्त वायु जो होते हैं, संतृप्त वायु, यानी कि संतृप्त वायु का मतलब ये हुआ, या संतृप्त आर्द्रता का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए वायुमंडल का तापमान
25 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसकी जल धारण क्षमता देखिए, जल धारण क्षमता तापमान पर निर्भर करता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे वायु के जल धारण क्षमता जो है 100 मान लीजिए कि 100 ग्राम प्रति घन है, यानी एक घन जो है वायुमंडल में 100 ग्राम पानी आएगा। लेकिन जैसे ही अब ये हो गया क्या, संतृप्त, इतना है, ठीक है। अब जैसे ही जल थोड़ा भी बढ़ेगा तो तुरंत उस क्या करेगा, संघनन करेगा, और संघनन करने के बाद में बादल बनने के बाद में बारिश होने लगेगी। यही प्रक्रिया होता है। अब यहाँ पे ये जानने की आवश्यकता है कि हमारा जो आर्द्रता है वो कब और कैसे ऊपर नीचे होता है। आर्द्रता निरपेक्ष, विशिष्ट और सापेक्ष 3 प्रकार की आर्द्रता होता है। अब इन 3 प्रकार के आर्द्रता का क्या मान है, तो आप एक एक करके यहाँ पे समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि 25 डिग्री पे 100 है और 25 डिग्री पे अब यहाँ पे हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड यानी तापमान गिरा है तो जल धारण क्षमता भी गिरेगा। अगर 25 पे 100 है तो 20 पे 80 मान लीजिए, 80 ग्राम प्रति घन होगा। और अगर मान लीजिए फिर बढ़ा है, 25 से बढ़ करके 30 हो गया है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड यानी तापमान बढ़ा है, तो जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी, 100 के ऊपर ही जाएगी। अब कितना जाएगी वो अलग बात है, लेकिन बढ़ेगी। तापमान गिरा तो जल धारण क्षमता भी गिरेगा। तो संतृप्त वायु के लिए जितनी आवश्यकता है, जल धारण करने की क्षमता जितनी है, अगर उतना जल वायुमंडल प्राप्त कर चुका है, जल धारण क्षमता 100 है और वायुमंडल ने 100 ग्राम को प्राप्त भी कर लिया है, तो उसे कहा जाएगा संतृप्त वायु। इसके बाद अगर पानी बढ़ता है तो संघनन होकर बारिश होगा, और इससे अगर कम होता है तब वो इस श्रेणी में आएगा। अगर सापेक्षिक आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, इनमें से निरपेक्ष आर्द्रता को हम समझ लेते हैं। वायु की प्रति इकाई आयतन में, वायु के प्रति इकाई आयतन में मौजूद जलवाष्प के भार को वायु के निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है, लेकिन इसका मानक भारत में नहीं माना जाता। यानी अब निरपेक्ष आर्द्रता को हम समझते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब है कि आयतन में मौजूद जलवाष्प के भार को वायु के निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। यानी जितना भी है, अगर 60% जलवाष्प वायुमंडल लिए हुए है तो इसे कहा जाएगा कि निरपेक्ष आर्द्रता 60% है। अब निरपेक्ष आर्द्रता अगर 60% है, निरपेक्ष आर्द्रता अगर 60% है, अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर हमें एक आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता निकालना है तो यहाँ पे कि भार
जल का भार, जल धारण क्षमता गुणे 100, इस तरह से हम निकालते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। लेकिन निरपेक्ष आर्द्रता में इस फार्मूले की आवश्यकता नहीं है। वहाँ सीधा मतलब है कि हम वायुमंडल जो हमारा है या वायु हमारा है, इसकी जो धारण क्षमता है वो है 100, लेकिन यहाँ पे है कितना जल, 60। तो इसे कहा जाएगा कि 60 जो है प्रतिशत निरपेक्ष आर्द्रता है। लेकिन ये तापमान बढ़ने पर घट जाएगा, तापमान घटने पर ये बढ़ जाएगा। इसका मानक खत्म हो चुका है। विशिष्ट आर्द्रता में हम देखते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता को केवल पढ़ा जाता है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। विशिष्ट आर्द्रता, इसका तात्पर्य वायु के प्रति इकाई भार में मौजूद जलवाष्प के भार से है। विशिष्ट आर्द्रता पर तापमान एवं वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका मापन भार की इकाई में होता है। मतलब अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया निरपेक्ष में कि यहाँ पे अगर धारण क्षमता 100 है लेकिन यहाँ पे मौजूद है 60, ठीक है। धारण क्षमता तापमान पे निर्भर करता है। अभी मान लीजिए वायु को जल की आवश्यकता है, उसकी सहन शक्ति है 100, लेकिन जैसे तापमान बढ़ गया तो क्षमता इनका और बढ़ जाएगा, क्योंकि अब इन्हें और पानी चाहिए। जितना ज़्यादा धूप होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, पानी की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा होगी। अगर तापमान कम हो गया तो ये कम होकर के 90 पे आ सकता है, 80 पे आ सकता है। इसीलिए निरपेक्ष आर्द्रता को मानक के रूप में नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये उतार चढ़ाव होता रहता है। तो एग्जैक्ट ये बता पाना जो है कठिन हो जाता है कि निरपेक्ष आर्द्रता कितनी है। पता लगा अभी मौसम विभाग ने बताया कि इसमें निरपेक्ष आर्द्रता 90 है। अब पता लगा कि तापमान बढ़ गया, अब तापमान बढ़ गया तो ये 100 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको भारत में मानक के रूप में नहीं माना जाता। अब विशिष्ट आर्द्रता में क्या है? विशिष्ट आर्द्रता से इसे कोई मतलब नहीं है कि तापमान कितना है। विशिष्ट आर्द्रता से कोई मतलब नहीं है, ना तो इनका तापमान से मतलब है, कोई मतलब नहीं, ना तो इनका कितना जलवाष्प बढ़ रहा है घट रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। घटने बढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है? एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप समझिए कि आपके पास में कितना पैसा है। आपको केवल हिसाब आपसे पूछाएगा आपके पास कितना पैसा है, आपके पास 10 रुपया है, ठीक हो गया। आप ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा बढ़ेगा, कम कमाएंगे तो कम हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। एग्जैक्ट एट द टाइम पूछा गया कितना पैसा है, 10 रुपया, दे दिए। यही विशिष्ट आर्द्रता है। विशिष्ट आर्द्रता में एग्जैक्ट तापमान यानी जलवाष्प के स्थिति को बताया जाएगा, प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार से है कि अगर इस इकाई में 1 ग्राम घन मीटर में 10 है तो बस इससे 10 से मतलब है कि 1 ग्राम में 10 है। हाँ ठीक, घटेगा बढ़ेगा इससे कोई लेना देना नहीं। सापेक्षिक आर्द्रता पे आते हैं।
सापेक्षिक आर्द्रता। देखिए, निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता। निरपेक्ष में तापमान घटने बढ़ने से प्रभाव पड़ता है। विशिष्ट आर्द्रता, कितना आर्द्रता है, कितना जलवाष्प है, उससे मतलब है। निरपेक्ष आर्द्रता का कोई मतलब नहीं रह गया है। विशिष्ट आर्द्रता का तापमान से कोई लेना देना नहीं है। और सापेक्षिक आर्द्रता का पूरा खेल बादल बनने में, कोहरा कुहासा बनने में इन्हीं को मापा जाता है। अब ये देखना कि सापेक्षिक आर्द्रता है क्या। जलवाष्प और धारण क्षमता गुणे 100, यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता का निकालने का जो सूत्र है। अब किसी तापमान पर वायु में मौजूद जलवाष्प का भार, किसी तापमान पर वायु में मौजूद जलवाष्प का भार तथा उसी तापमान पर जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है। अब मान लीजिए कि धारण क्षमता है 100 यूनिट। ये क्या है? धारण क्षमता। लेकिन वायुमंडल में जलवाष्प मौजूद कितना है? 60। तो 100 में से 60 गया तो बचा कितना? 40। यानी जो सापेक्षिक आर्द्रता है उसके मध्य जो धारण और जलवाष्प के मध्य जो अंतर है वो है 40 यूनिट का। 100 यूनिट होना चाहिए और 60 यूनिट मौजूद है, यानी कि 40 यूनिट अभी बाकी है अंतर 0 होने में। और जब तक अंतर 0 नहीं होगा तब तक संघनन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। तो संघनन की प्रक्रिया के पूरा करने का क्या माध्यम है? संतृप्त वायु जिसे कहते हैं। अब मान लीजिए कि जलवाष्प धारण क्षमता जो है 100 है, 100%, और जलवाष्प धारण भी कर चुका है 100%, यानी दोनों के मध्य का अंतर हो गया है 0%। अब ऐसी स्थिति में धारण क्षमता और जलवाष्प वायुमंडल का जो है बराबर हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? संघनन के रूप में जब वायु का तापमान में कमी आती है तो उसकी सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है। कैसे? अब मान लीजिए तापमान बढ़ा, तो जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो यहाँ पे मौजूद सापेक्षिक आर्द्रता, इसे 100% धारण करते 100% होता, 0% संघनन बनता। लेकिन धारण है कितना सापेक्षिक आर्द्रता? 100% में 60%, यानी कि 40% की आवश्यकता है, कमी रह गई है। अब अगर तापमान बढ़ता है तो जब तापमान बढ़ेगा तो इसका मात्रा क्या होगा? 100% की क्षमता में ये कम हो जाएगा, और ये अगर कम हो जाएगा तो बढ़ेगा क्या? ये बढ़ेगा। ये इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। धारण क्षमता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 100% चाहे 1 हो तब भी ये 100% है, चाहे 10 है तब भी ये 100% है। अगर जलवाष्प धारण करने की क्षमता 1 यूनिट है
तब भी ये 100% है, और 10 यूनिट है तब भी 100% है, तो 100% बना रहेगा। लेकिन अगर 100% बराबर, ये 100% बराबर 20, तो यहाँ पे 60% बराबर 60 गुणे 20/100, 6 दूनी 12 यूनिट यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे होना चाहिए अंतर 8 यूनिट का। लेकिन अब तापमान बढ़ गया, तापमान जब बढ़ गया तब जो 100% यूनिट 20 पे था ये हो गया 25 पर। तो जब 25 पर हो गया तो अब 60% जो 12 है यहाँ पे, 60% पहले 12 यूनिट था, तो अब यहाँ पे 12, इसका कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, फिर एक 25, यानी ये आ जाएगा टोटल 49% के आसपास। यानी कि यहाँ पे हो गया 49% के आसपास। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 के अपेक्षा 51, यानी आवश्यकता बढ़ गई। तो सापेक्षिक आर्द्रता के मध्य जो अंतर है वो 51% का हो जाएगा। तो यहीं पे कहा गया है कि जब सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होती है अगर तापमान कम होगा, जैसे ये तापमान बढ़ने का मैंने बताया। अब मान लीजिए कि तापमान कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया। अब तापमान कम हो गया, तो जब तापमान कम हो गया तो जो 100% के बराबर 20 था, तो अब ये 100% के बराबर हो गया कितना, 16, क्योंकि धारण क्षमता कम हो गया, क्योंकि तापमान कम हो गया। अब यहाँ पे धारण क्षमता कितना है, 16 है, और यहाँ पे 60% का जो 12 था, अब 12 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12, अगर 16 बराबर आपका हो गया 100%, तो 12 बराबर 12 गुणे 100/16, 4 3 12, 4 4 16, 25 चौका 100, 25 तिया 75%। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 75%, और फिर अंतर कितना बचेगा, 25% का। यानी उतने ही जलवाष्प में सापेक्षिक आर्द्रता कितना है, ये तापमान कम ज़्यादा होने पर बढ़ घट सकता है। यानी कि अलग से जल की रिक्वायर्ड नहीं है, अलग से रिक्वायर्ड ये होगा कि जितनी धारण क्षमता है अगर उतना वायुमंडल में प्राप्त हो जाता है तो वह संघनन होगा, अगर नहीं होता है तो नहीं होगा। अब यहाँ पे इतने ही जल में मान लीजिए कि 20 यूनिट जल मौजूद है जलवाष्प में और धारण क्षमता 100% है, लेकिन अब इतने में ही वो कोहरा सब बना देना है। तो थोड़ा तापमान कम करोगे तो धारण क्षमता जहाँ 100 में से 100% पे 20 था, अब जब कम हो गया तो 18 ही बचा, तो यहाँ पे 2 ज़्यादा हो गया, भाई यही कोहरा कुहासा बना करके नीचे गिर जाता है। तो जैसे संघनन में जब सापेक्षिक आर्द्रता, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि जब वायु के तापमान में कमी आती है तो सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है तो ऐसी वायु को संतृप्त वायु कहा जाता है। जैसे अब सापेक्षिक आर्द्रता ये 100% में अभी तक सापेक्षिक आर्द्रता कितना था, मान लीजिए 60% था, तो यहाँ पे धारण क्षमता था कम से कम 50 मान लीजिए, और यहाँ पे फिर 30 है। 30 जब 30 यूनिट है तो 30 यूनिट 60 के बराबर है। लेकिन या तो जलवाष्प यहाँ पे आ करके 50 को पूरा कर दे वाष्पीकरण के द्वारा, वाष्पीकरण करके जलवाष्प यहाँ पे आ करके 50 यूनिट की आवश्यकता है
और यहाँ पे 50 यूनिट पूरा कर दे, तब तो ये हो गया 100%। ये तो हो गया पहला कंडीशन, संतृप्त वायु होने का ये पहला कंडीशन है कि यहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है 100% के लिए हमें 50 ग्राम जल की आवश्यकता है पर घन मीटर पे, और हमारे पास पहले से रिलेटिव ह्यूमिडिटी में 30 था जो कि ये 60% के बराबर था। अब हमने जलवाष्प हमारा जो है वाष्पीकरण के माध्यम से वायुमंडल में जल पहुंच गया तो ये 50 हो गया, यानी 100% पहला कंडीशन है कि वाष्पीकरण हो जाए। दूसरा कंडीशन ये है कि तापमान गिर जाए, तापमान इस हद तक गिर जाए कि अब यहाँ पे 100% जो धारण क्षमता है वो 30 यूनिट के बराबर ही हो जाए। तो यहाँ पे पहले से 30 यूनिट जो 60% के बराबर था, अब यही 30 यूनिट 100% के बराबर हो जाएगा। तो सापेक्षिक आर्द्रता संतृप्त वायु में कन्वर्ट होने में ये दूसरा कंडीशन है, यानी जिस तापमान पर वायु संतृप्त होती है, जिस तापमान पे, मान लीजिए तापमान हमारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और उस पर रिक्वायरमेंट है 50 यूनिट का, और यहाँ पे 50 यूनिट मौजूद है, यानी हमारे वायु को जितनी जल धारण करने की क्षमता थी उतना उसने प्राप्त कर लिया, उसे हम बोलते हैं संतृप्त वायु। यानी सापेक्षिक आर्द्रता 100% पूरी हो गई, जितनी मुझे चाहिए थी उतना प्राप्त हो गया। और जब ऐसी स्थिति होती है तब उसे हम कहते हैं संतृप्त वायु। और जिस तापमान पे संतृप्त होती है वायु उसे हम ओसांक या ओस बिंदु कहते हैं। कि मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा वायु संतृप्त हो गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको 40 ग्राम पर घन मीटर हमें पानी चाहिए था, और ये वायुमंडल में मौजूद है, 40 ग्राम प्रति घन मीटर मौजूद हो गया, तो इसे हम कहेंगे संतृप्त। यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे वायु संतृप्त हुआ और इसे हम कहेंगे ओस बिंदु। और जब ओसांक को प्राप्त करने के पश्चात जलवाष्प जल की बूंदों या हिम के कणों में परिवर्तित होता है। जैसे ही हम संतृप्त वायु में आएंगे उसी भांति तत्काल रूप में कार्य एक दूसरा प्रारंभ हो जाएगा कि वो जल की बूंदों में या फिर हिम के कणों में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे संघनन कहा जाता है। संघनन के पश्चात देखिए स्थितियां दो बनती हैं। जब जैसे ठंडी का समय है, इस समय कोहरा दिख रहा है, तो ये संतृप्त वायु की स्थिति है कि वायु संतृप्त है, जितना ज़रूरत है उतना पानी वायुमंडल में मौजूद है, और वो दिखता है कोहरा के रूप में, ओस के रूप में, कोहरा के रूप में, कुहासा के रूप में, धुआंसा के रूप में, जल की बूंदों के रूप में बादल बन जाते हैं। अब ये सब तो समझ में आपको आ रहा है, ओस भी समझ में आ रहा है क्योंकि आप बाहर सुबह निकलते हो देखते हो कि बहुत शीतलहर के रूप में ओस है। कोहरा भी समझ में आता है, देखते हो धुंध सा होता है। कुहासा भी समझ में आता है। धुआंसा क्या होता है? धुआंसा होता है धुआं मिला हुआ, धुआं मिला हुआ संतृप्त वायु। ये जितना हम जो देखते हैं ये धुआंसा के रूप में है, कुहासा के साथ धुआंसा। कुहासा क्या होता है कि आप पाला देखते हो ठंडा होता है लेकिन उसमें अंधेरापन नहीं होता है, और ये धुआं ये खतरनाक होता है। कुहरे के बीच में जाना धुआंसा ये किसी भी मानव के लिए खतरनाक स्थिति पैदा करता है। जल की बूंदों में जब संघनन बनता है, अब यहाँ पे स्थितियाँ जो मैं बताने वाला था कि अब संघनन बना, तो एक तो ये ओस, कुहासा, धुआंसा इस तरह के निकल गया,
और दूसरा स्थिति होती है कि बूंद बूंद पानी करके मेघ बना लेते हैं। और जब ये पानी इतना ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, तो ये बारिश के रूप में गिरने लगते हैं। और जब बारिश के रूप में गिरते हैं तो अब हम पढ़ेंगे कि बारिश यानी वर्षा। वर्षा, अब ये संघनन की प्रक्रिया पूरी हुई, वर्षा हुआ, लेकिन अब ये वर्षा होते कितने प्रकार के हैं? वर्षा 3 प्रकार के होते हैं। हम इस पे चर्चा करते हैं। वर्षण या वर्षा ये 3 प्रकार के होते हैं। संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवात के रूप में। तो चक्रवात पे हम चर्चा करेंगे बाद में, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है। आज हम चर्चा करेंगे संवहनीय वर्षा और पर्वतीय वर्षा। चक्रवाती वर्षा पे हम चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें शीत चक्रवात, उष्ण चक्रवात, कितनी डिग्री अक्षांश के तहत कहाँ पे कैसे क्या बनता है, इस पे चर्चा हम करेंगे बाद में। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले हम करते हैं संवहनीय वर्षा पे चर्चा। संवहनीय वर्षा क्या होता है? ये आपका 0 डिग्री, यानी ये हो गया आपका उष्ण कटिबंध क्षेत्र, और ये आपका हो गया विषुवत रेखीय संवहन। पहले समझ लें कि जैसे हवा आया, ऐसे हवा, और हवा ऐसे ऊपर चढ़ गया, हवा आया ऊपर चढ़ गया, और ऊपर आ करके यहाँ पे हवा ठंडा हो गया। अब जब यहाँ पे एक समय के पश्चात ऊपर आने पर ये जो वायु ऊपर उठा था, यहाँ पे आने के बाद जब तापमान यहाँ पे ठंडा होता है, तापमान कम होता है ऊपर जाने पर, तो एक समय के आने बाद यहाँ पे वायु हो गया संतृप्त, वायु संतृप्त हो गया। और जब वायु संतृप्त हो गया तो यहाँ पे संघनन होगा, संघनन होने के बाद में बादल बनेगा, तो बादल बन गया, और बादल बनने के बाद में बारिश होने लगा, फिर यहीं पे बारिश हो जाता है। और ये प्रक्रिया कहलाती है संवहन वर्षा। ये तो तरीका हो गया। अब ये होता कहाँ कहाँ पे है? संवहनीय वर्षा कहाँ कहाँ पे होती हैं? तो एक समय के बाद में कहाँ आपको देखने को मिलेगा? भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और जो दूसरा आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा तटवर्ती क्षेत्रों में। भूमध्य रेखा पे तो आपको सारी किताबों में और जगह मिल रहा है कि ठीक है भूमध्य रेखा पे संवहनीय वर्षा होती है, हाँ होती है, ठीक है। तटवर्ती क्षेत्र में, जो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी वर्षा होता है, संवहनीय टाइप का ही। कैसे होता है? तो अभी जब मैं पर्वत पढ़ाऊँगा तब पर्वत के और संवहनीय के दोनों का आधार तटवर्ती पे कैसे है उस पे हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम भूमध्य रेखा पे बता देते हैं। भूमध्य रेखा पे मैंने बताया था कि एक पेटी होता शांत पेटी, और व्यापारिक हवाएं आती हैं। तो व्यापारिक हवाएं जब आती हैं
अब ये हवाएं, आप इसको सीधा कर दीजिए, तो ये हवाएं ऐसे आई और आने के बाद में ये कहाँ पे चली गई, ऊपर, और इधर से भी आई, ये भी आई ऐसे, और ये भी कहाँ चले गई, ऊपर। अब जब ये हवाएं ऊपर चली गई तो जाने के बाद में एक चक्र यहाँ पे बनाई, यानी कौन सा चक्र बनाई, हेडली चक्र, हेडली सेल। और जब ये ऊपर उठ गई, जैसे भूमध्य रेखा के निम्न यहाँ पे लो प्रेशर था, यहाँ पे हाई प्रेशर, तो उच्च अक्षांश से हवाएं इधर से आई, इधर से, और फिर दोनों आकर के ऊपर उठ गई। और जब ऊपर उठ गई हवाएं, तो यहाँ पे आने के बाद जब एक जगह पे जब मिली, तो तब तक यहाँ पे क्या हुआ, तापमान कम हो गया। और आपको पहले से पता है कि क्षोभ मंडल में ऊपर बढ़ने पे तापमान गिरता है, तो ऊपर जब बढ़े तापमान गिरा तो वायु हो गया संतृप्त, वायु संतृप्त होकर के संघनन करके एक बादल बनाया, और बादल बनाने के बाद में बारिश कर दिया। तो ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पे ये क्रिया प्रतिदिन होता है। प्रतिदिन ये कार्य होता है, पूरा दोपहर के 2 बजे तक वायु ऊपर जाता रहेगा, और प्रतिदिन 3 बजे के बाद और 5 बजे के पहले खूब बारिश होता है। यानी 3 से लेकर के 3 बजे के बाद से 4 बजे 5 बजे के बीच में बारिश भूमध्य रेखा पे होना ही है, और ये प्रतिदिन होता रहता है। तो ये वर्षा संवहनीय प्रकार का होता है। इसीलिए कहता है यह वर्षा निम्न एवं मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पाया जाता है। अब ग्रीष्म ऋतु ये बात बोली गई है, और दूसरा पॉइंट है विषुवत रेखा में, यानी विषुवतीय प्रदेश में यह वर्षा सालों भर होती है। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर को ये समझिए कि मध्य अक्षांश और निम्न अक्षांश पे यह वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होता है। तो ध्यान रहे, मैंने इसीलिए यहाँ पे इस तरह का बनाया था, इस तरह का, और इतने बेल्ट को मैंने उपोष्ण कहा था, कटिबंध। लेकिन डोलड्रम तो यहीं से 10 इधर और 10 इधर, ये पेटी डोलड्रम है, शांत पेटी। हवाएं जो थी ये, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में सूर्य की किरणें इसी के प्रकाश के रूप में रहती हैं। और ये जो ग्रीष्म ऋतु की बात कही गई है, ये उत्तरी गोलार्ध को ध्यान में रख करके बात कही गई है। लेकिन जो निम्न और मध्य अक्षांश बोला गया है, ये दोनों गोलार्ध की बात है। ध्यान रहे, ग्रीष्म ऋतु बोला गया है तो ग्रीष्म ऋतु दोनों में होता है। अब जैसे इस समय दिसंबर चल रहा है, तो ग्रीष्म ऋतु दक्षिण में है, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु है, तो भूमध्य रेखा के साथ साथ में दक्षिण में यहाँ पे भी संवहनीय वर्षा होगी। लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु उत्तर में आएगा, तो भूमध्य रेखा के साथ साथ में यहाँ भी संवहनीय वर्षा होगी। तो इसीलिए कहा गया है कि संवहनीय वर्षा वो निम्न एवं मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में होता है, और विषुवत प्रदेश में यह सालों भर होता है। ठीक है, अब आते हैं पर्वतीय वर्षा पे। पर्वतीय वर्षा ये भी संवहनीय वर्षा का ही रूप है,
लेकिन संवहनीय वर्षा का कारण जो विषुवत रेखा पे है वो नहीं है। संवहनीय वर्षा का मतलब सीधा ये कि हवा आया और सीधे ऊपर उठ गया, यहाँ पे संघनन बनाया, बारिश कर दिया, ये हो गया। लेकिन पर्वतीय वर्षा में ऐसा नहीं है। पर्वतीय वर्षा में विरोध है, यानी प्रतिरोध है पर्वत का। यानी कि कौन रोक लेता है? पर्वत अवरुद्ध कर लेता है हवाओं को। कैसे कर लेता है? ये हो गया आपका, मान लीजिए एक पहाड़, ये ऊपर ज़्यादा हो गया, यहाँ पे एक पहाड़, एक पर्वत है। अब इस पर्वत ये पर्वत है और हवाएं चल रही हैं, ऐसे ऐसे आ रही हैं हवाएं। अब ये हवाएं जब यहाँ पहुँची तब इधर आगे कौन आ गया? आगे आ गया हिमालय। अब हिमालय आया तो इन्हें आगे जाने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अब ये हवा ऊपर चढ़ने लगी और ये जब ऊपर चढ़ी तब तक यहाँ पे हो गया तापमान कम और यहाँ पे हो गया वायु संतृप्त। अब वायु संतृप्त हो गया तो यहाँ पहुँचते खन यहाँ पे होने लगेगा मेघ, यानी बादल। ये बादल यहाँ बनने लगेंगे। अब यहाँ पे जब बादल बनने लगा तो यहाँ पे होने लगा बारिश। अब जब यहाँ पे बारिश होने लगा, उसके बाद में संतृप्त होने के बाद बारिश हो गया तो शुष्क वायु इधर आने लगी, उतरने लगी। अब इसमें पानी है ही नहीं, पानी कहाँ चला गया? पानी यहाँ बारिश हो गया। जब पानी बारिश हो गया तो यहाँ का वायु शुष्क हो गया और यहाँ पे उतरने लगा। और जब यहाँ पे उतरा तो इसीलिए कहा जाता है कि पर्वत के विमुख वर्षा कम होती है। अब यहाँ के हल्का फुल्का इधर का बारिश का थोड़ा वो छिट्टा पुट्टा आ गया तो ठीक है, और नहीं तो वर्षा नहीं होता है। इसे कहा जाता है पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र। यानी कि इधर संतृप्त वायु ऊपर गया, बारिश हो गया इधर थोड़ा बहुत छिटा पुटा आ गया, ठीक है, और नहीं तो शुष्क वायु नीचे उतर आया। तो अब ये वायु नीचे उतर आया, यहाँ पे पानी है नहीं, तो ये होता है पर्वतीय वर्षा। संवहनीय वर्षा मैंने आपको बता दिया। जब आर्द्र वायु का मार्ग पर्वतों द्वारा अवरुद्ध कर लिया जाता है। आर्द्र वायु मतलब ऐसा वायु जिसमें पानी है। आर्द्र वायु जब पर्वत के द्वारा अवरुद्ध कर लिया जाता है, तब वायु ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है। इसके अंदर घुस नहीं सकती तो ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है, जिससे मेघों का निर्माण होता है, मेघों का बादल का निर्माण होता है। और फिर क्या होता है कि वर्षा होता है, यानी बारिश होता है। पवन विमुख ढाल पर वर्षा कम होती है। पवन विमुख ढाल पे थोड़ा बहुत छीटा फूटा है, ठीक है, और नहीं तो वर्षा कम होता है। तो दोस्तों, चक्रवात पे चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।